Hello student, welcome to our channel Secret Science. I am your teacher, bio teacher Krishna Kumar, and now we are going to start our chapter that is the biomolecules. ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हमारा बायो में भी है, ठीक, और क्लास 11th का और 12th में भी है। तो हमने इधर से अगर यहाँ से पढ़ना है तो क्या करना है, ऐसे यहाँ मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपका केमिस्ट्री का भी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स को अब हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है बायोमोलिक्यूल्स का, और पिछला लेक्चर हमारे कौन सा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर था, उसका हमने डाल रखा है, तो उसको भी देख लेना, अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा और 100% सारे क्वेश्चंस बनने की चांसेस मैं लेता हूँ। तो बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है बेसिकली, देखो अगर इसका वर्ड्स पे हम ध्यान दें, टर्म्स पे ध्यान दें, तो बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब ये होता है लिविंग, और ये रहा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स पता ही है। तो इसका मतलब क्या है कि सर लिविंग मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल जिंदा रहता है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो भी लिविंग सेल्स है, मतलब जो हम लोग ह्यूमंस हैं, या फिर लिविंग सिस्टम की बात कर रहे, जैसे अगर सेल्स की बात कर ले, टिश्यूज़ की बात कर ले, उसमें तो हर सेल्स और टिश्यूज़ को बनाने वाला कौन है, एक मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक, अगर हम कंपाउंड का बात करें तो कंपाउंड को भी मॉलिक्यूल्स मिलकर के बनाता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मिलता है और बनाता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, वो अलग मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ जो होता है वो बायोमॉलिक्यूल्स मतलब होता है लिविंग। वहाँ ये मतलब यहाँ ऐसा बनता है जो वो ग्रो भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, वो यूटिलाइज होता है, हर कुछ होता है। तो बायोमॉलिक्यूल्स का कहने का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग सेल्स को बनाता है या फिर हमारे लिविंग टिश्यूज़ को बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखो, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स that which organic molecule which makes living cells or tissues, ठीक है, is called बायो ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या समझना है, बायोमॉलिक्यूल्स का सिंपल ये मतलब समझना है कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे लिविंग सेल्स को या फिर हमारे लिविंग टिश्यूज को बनाता है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमारे लिविंग सेल्स या फिर लिविंग टिश्यूज को बनाता है, उसको हम बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब बात आता है कि सर बायो अगर हमारे सेल्स को और या फिर हमारे टिश्यूज़ को बना रहा है, तो बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के हमारे बॉडी में, जैसे कि अगर हम किसी भी सेल्स की कंपोजिशन को उठा ले तो देखिए वहाँ पे तो प्रोटीन्स के भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वाटर भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। तो जस्ट सेम सारा कुछ वही है, मतलब क्या कि सेल्स को बनाने वाला 4 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। कितना, 4। कौन कौन सा, प्रोटीन फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट सेकेंड, वाटर थर्ड, वाटर नहीं है, एक्स्ट्रा वो जुड़ जाता ही, थर्ड में कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और फिर न्यूक्लिक एसिड है। तो ये हमारा 4 बनता है। कौन कौन सा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया और लिपिड्स हो जाएगा। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर, मतलब क्या पूछा जाए कि बायोमॉलिक्यूल्स में कितने तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो 4 तरह के हमारे बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर में मॉलिक्यूल्स आता है। तो कौन कौन सा होता है, पहला होता है प्रोटीन्स, ठीक है, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा होता है लिपिड्स, और चौथा होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पता ही होगा, पिछला लेक्चर है, पिछले जो वीडियो था
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें हमने बता रखा है पूरा न्यूक्लिक एसिड ये चैप्टर में। बाकी जितना भी ये सारा कुछ अगर टाइप करना जाओ यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे, अब वहाँ टाइप करना मॉलिक्यूलर बेसिस बाय कृष्णा सर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको चैप्टर आ जाएगा और वहाँ वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन के भी साथ है, वहाँ से देख लेना। तो अभी हम फिलहाल इस पे बात करते हैं, ठीक। तो हमने क्या बात किया, जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारे लिविंग सेल्स को या लिविंग टिश्यूज को बनाता है, तो उसको हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स 4 तरह के होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स 4 तरह के होते हैं या 4 होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा लिपिड और चौथा न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें इस चैप्टर में बेसिकली हमें हर टॉपिक के बारे में, ये जो 4 चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों के कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में और न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, मतलब 4 इसका कंपोनेंट है, 4 हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और उसके बाद खत्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना, आज के लेक्चर से हमारा स्टार्ट होने वाला है प्रोटीन्स। मतलब अभी तक हमने इंट्रोडक्शन जान लिया इस चैप्टर का, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रोटीन को, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड नहीं, उसके बाद लिपिड ले लेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड भी ले लेंगे, ठीक है। देखो प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन देखो, प्रोटीन हम देखो बात करें तो हमारे बायो में और बायो का जितना भी फील्ड हो, चाहे मेडिसिन का फील्ड हो या हमारे एमबीबीएस का हो, डॉक्टर का हो, तो हर चीज़ वहाँ, हर चीज़ 1-2 को छोड़ करके सारा कुछ ग्रीक से ही आया हुआ है, ठीक। और ये जो वर्ड है प्रोटीन, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, प्रोटीन भी एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये प्रोटियोज इसका ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और इसका प्रोटियोज का मतलब क्या होता है, तो प्रोटियोज का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट रैंक। ये कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, ठीक है, प्रोटियोस से आया है। और ग्रीक वर्ड क्या है, प्रोटियोस, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसका तो बेसिक अभी जो इसके बारे में जानना है वो बता देते हैं। इसको दिया कौन था, तो बर्जेलियस सर थे जिन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था, और उसका मतलब ये था, क्या था, फर्स्ट रैंक, पहला नंबर, ठीक। अब इसके बारे में बात कर दी, यहाँ तक हमारा जो इसका बेसिक था वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम प्रोटीन के बारे में पूरा अच्छे से बात करने वाले हैं। देखो प्रोटीन जो होता है ये एक मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है हमारे लिविंग सेल्स में, एक लिविंग सेल में या फिर एक लिविंग टिश्यू में। अब मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल याद रखना। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन यहाँ तो पूछेगा, यहाँ से मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑप्शन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट, ये भले दिखने से इजी लग रहा है लेकिन ये इसमें भी बहुत दिक्कत होता है। देखो क्या होता है, ये यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यही बड़ा वर्ड है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सब क्या करता है, जहाँ देखता है तो यहाँ पे वाटर लगा देता है, लेकिन वाटर नहीं होता, ठीक है, वाटर नहीं होता है, बल्कि आंसर क्या होता है, तो आंसर होता है इसका प्रोटीन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। कहने का मतलब है कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल, अगर एक सेल में बात की जाए कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हम वहां प्रोटीन देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये वर्ड हटा दिया जाए और सीधा क्वेश्चन अगर करता है कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक, नहीं, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल, एक सेल का मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, तो वहां पे जाकर के प्रोटीन नहीं होगा, तो यहाँ पे जाकर के प्रोटीन ना होकर के क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, कहीं कहीं पे अगर यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मॉलिक्यूल सीधा, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल, तो तुम सीधा H2O बिना कुछ दिमाग लगाए H2O पे क्लिक कर देना है।
ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक अगर दे देगा तो प्रोटीन पे करना है, या अगर क्वेश्चन होगा तो ऐसे पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। तो अगर इनऑर्गेनिक का बात आए या फिर इनऑर्गेनिक ना दे, सीधा मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेल दे दे, तो वाटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ अ सेल क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देख लो यहाँ पे। उसके बाद बात कर ले प्रोटीन हमारा मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल होता है। डाइवर्स का मतलब प्रोटीन बहुत टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के उसकी तरह प्रोटीन्स होता है। अब देखो प्रोटीन क्या होता है, ये एक पहले से प्रेजेंट नहीं होता। पहले से प्रेजेंट का मतलब होता है कि वो बना नहीं होता, मतलब इतना बड़ा सपोज मान लो बॉल टाइप का ये बन के पड़ा हुआ, मतलब बस एग्जांपल कह रहा हूँ, ऐसा बॉल टाइप का ये नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रोटीन बनता कैसे, तो इसको बेसिकली बोला जाता है ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। क्यों मैक्रो मॉलिक्यूल होता है? तो बहुत सारे छोटे छोटे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पॉलीमराइज करते हैं। पॉलीमराइज करने का मतलब है आपस में मिलके, मतलब मल्टीपल ऑफ वो मॉलिक्यूल्स मिल करके क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो सर वो मल्टीपल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? तो मल्टीपल ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा हमारा? तो मल्टीपल ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका मतलब कि मोनोमर्स क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या आता है कि प्रोटीन का मोनोमर्स क्या हो जाएगा? तो मोनोमर्स जो होता है वो होता है अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमाइनो एसिड, मतलब बहुत से मल्टीपल ऑफ अमाइनो एसिड्स मिला करके या आपस में आके कंबाइन करके एक प्रोटीन का बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो मैक्रो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, तो मोनोमर क्या हो जाएगा? मोनोमर अमाइनो एसिड्स हो जाएगा। अमाइनो एसिड वही पॉलीमराइज करके क्या बनता है? पॉली चेन बनाता है, किसका? अमाइनो एसिड्स का, और वो एक चेन जो है क्या बन जाता है? हमारा बड़ा सा प्रोटीन बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन ग्रीक वर्ड से आया, प्रोटीओस से, जिसका मतलब फर्स्ट रैंक होता है। बर्जेलियस सर इसको दिए थे, ये रहा। ये हमारा मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है सेल का, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द सेल, नॉट मॉलिक्यूल या फिर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक पूछेगा तो वाटर, ऑर्गेनिक पूछेगा तो प्रोटीन हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से रहने दो, ठीक। तो समझ में आ गया? ऑर्गेनिक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? प्रोटीन, और अगर इनऑर्गेनिक पूछेगा तो वाटर, या फिर डायरेक्ट पूछेगा मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल तो वहां पे हम लोग वाटर ही करेंगे, ठीक। और प्रोटीन क्या बताया हमने और पॉइंट कि प्रोटीन हमारा मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल होता है, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। वो क्या होता है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, और एकदम से इजी ट्रिक से और इजी नेमिंग से भी मैं अच्छे से याद करवा दूंगा। और तो और प्रोटीन क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? तो सर प्रोटीन का मोनोमर अमाइनो एसिड्स होता है। वो कैसे बनता है प्रोटीन? तो अमाइनो एसिड पॉलीमराइज करता है, पॉलीमराइज करने के बाद प्रोटीन बनता है, ठीक है। प्रोटीन का इतना बात समझ में आ गया। अभी प्रोटीन लंबा चलने वाला है, अभी खत्म नहीं हुआ है, बस इसके बारे में जो बेसिक था वो जान लिया, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो भी चीज़ है हमको पढ़ना, छोड़ना नहीं, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं अमाइनो एसिड्स। सर अमाइनो एसिड्स इतने देर से पढ़ रहे हैं, बच्चे में भी पढ़े थे कि पॉलीमराइज करने पे अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड्स को पॉलीमराइज करने पे प्रोटीन बनता है। लेकिन बेसिकली अब हम इतने लेवल पे आ गए हैं जो अब हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं अमाइनो एसिड्स का, इसका सब टॉपिक हो जाएगा ये अमाइनो एसिड्स। देखो गाइस एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। अभी स्टार्ट किया है, थोड़ी प्रॉब्लम है इसी के, थोड़ा सा अभी हो रहा है प्रॉब्लम बोलने में, लेकिन थोड़ा सा होने दो, बस क्लास स्टार्ट हो रहा है, अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। देखो अमाइनो एसिड्स के बारे में समझो। अमाइनो एसिड के बारे में तो समझ गए क्या है, एक बेसिक यूनिट है या फिर मोनोमर बोल सकते हैं प्रोटीन का। देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे तो दिमाग लगाना है। मोस्ट हमारा जो अमाइनो एसिड्स होता है या फिर प्रोटीन होता है वो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस किस चीज से बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से। तो देखो ये हमने कार्बन दे दिया, कार्बन का कितना बॉन्ड? 4 दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया। अब चारों बॉन्ड पे हमको क्या क्या चीज भरना है। देखो
इसका नाम क्या है? अमाइनो एसिड। ऑर्गेनिक में पढ़ रखा होगा, हमारे केमिस्ट्री में इसको क्या लिखते हैं? NH2 या फिर H2N, ये ठीक रहेगा, ये लिखते हैं। एसिड जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब क्या, कौन सा ग्रुप आ जाता है? COOH। COOH क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, ठीक। तो अब इसको कैसे बनाएंगे सर? कार्बन ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, 4 बॉन्ड इसका, तो 2 तो पता चल गया, ठीक है। तो इधर हम दे दिए COOH, यहाँ पे दे दिए H2N, 2 बॉन्ड बढ़ गया। अब सर कार्बन हाइड्रोजन भी मिलकर के ऑर्गेनिक बनाता है, तो एक हाइड्रोजन हमने दे दिया। लो अब एक बॉन्ड अभी बच रहा है, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये जो बच रहा है, ये एक बॉन्ड जो है अल्काइल ग्रुप से होता है कवर। देखो ये रहा हमारा अल्काइल ग्रुप, इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप या फिर वेरिएबल ग्रुप भी बोलते हैं। अब वेरिएबल ग्रुप क्यों बोलते हैं? देखो अभी हमने क्या पढ़ा है तुमको कि प्रोटीन जो होता है वो एक मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल होता है, मतलब अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं। तो सर अब एक बात बताओ कि सारा प्रोटीन जो है, आपने बताया कि अमाइनो एसिड को पॉलीमराइज करके बनता है, तो अमाइनो एसिड को पॉलीमराइज करके बनता है, तो अमाइनो एसिड तो सारा सेम ही है। फिर अलग अलग तरह के प्रोटीन सब लोग क्यों पढ़ते हैं कि वहाँ ये प्रोटीन होता है, यहाँ ये प्रोटीन, मतलब अलग अलग क्यों हो जाता है? देखो हर कुछ सेम, कार्बन भी सेम। यहाँ पे कार्बन कौन सा होता है? C अल्फा, ठीक है। NH2 अमाइन ग्रुप हो गया, COOH क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन, और ये अल्काइल ग्रुप, ये रहा वर्ड वेरिएबल ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप है। इसी ग्रुप के प्रेजेंस होने के कारण जैसे अलग अलग प्रोटीन पे जाओगे ना, ये हर कुछ सेम मिलेगा, हर कुछ सेम मिलेगा, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि इस दोनों के बीच में बस चार्ज का भी डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अभी इसको भूल जाओ। अभी बस याद रखो कि हर कुछ सेम रहता है, इसको तो रहना ही है, ये दोनों भी सेम रहता है। लेकिन यहाँ पे जा करके अल्काइल ग्रुप पे जाके या फिर वेरिएबल ग्रुप पे जाके किसी और प्रोटीन में जाए तो वो अलग ग्रुप हो जाता है, इस प्रोटीन में जाए तो वो अलग ग्रुप हो जाता है, जिसके कारण हमारा अमाइनो प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो बनता है, तो अमाइनो, देखो अमाइनो एसिड सभी आई है, सिंपली स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ से हटा करके R को हटा करके CH3 डाल देंगे तो वो अलग स्ट्रक्चर्स बन जाएगा, अलग तरह का अमाइनो एसिड्स बन जाएगा। फिर ये अमाइनो एसिड पॉलीमराइज करेगा तो प्रोटीन बनेगा। अगर यहाँ पे हम कुछ और रख देते हैं, ठीक है, SF6 या फिर कुछ भी रख देते हैं, तो ये अलग तरह का अमाइनो एसिड्स बन जाएगा। और अब ये अमाइनो एसिड्स जब पॉलीमराइज करेगा तो अलग तरह का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण हमारा प्रोटीन जो है वो डाइवर्स मॉलिक्यूल बन जाता है, अलग अलग तरह का प्रोटीन हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स का ये स्ट्रक्चर हो गया। इसको फिर से समझा दूं, देखो कार्बन C अल्फा होता है, ये C अल्फा होता है, इसको सेंट्रल कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन भी इसको बोला जाता है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? तो सर याद रखना, कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो कार्बन और हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे C अल्फा रखना है यार। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है, सबको बोल जाए बॉन्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद नाम में देखो अमाइन ग्रुप NH2 होता है, उसके बाद एसिड है तो COOH होता है, एसिड हो गया, और एक बॉन्ड यहाँ पे हमें अल्काइल ग्रुप को दे देना है। तो यहाँ पे हमारा जाकर के अमाइनो एसिड्स का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्या पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको ये आ गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो अमाइनो एसिड्स अगर पूछा जाए कि मोनोमर का, प्रोटीन का मोनोमर क्या है, तो बोल दोगे अमाइनो एसिड्स। लेकिन अगर पूछा जाए कि अगर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन को पॉलीमराइज करे तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन को पॉलीमराइज करे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो अब वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कि सर आपने तो पढ़ाया नहीं बायोमॉलिक्यूल्स में। देखो होता क्या, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। कार्बन का कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड। और यहाँ पे देखो चारों हाइड्रोजन से भरा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। देखो पूरा सेम दिख रहा है, अगर इस सबको भूल जाओ, ये बॉन्ड सेम दिख रहा है। अब वहां पे बोला क्या? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, CH4 मीथेन होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अगर हम लोग 2 है, 2 को 3 से हटा देना, मतलब 2 के जगह पे 2 को हटा करके 3 को रख देना, मतलब हाइड्रोजन को हटा करके, हाइड्रोजन को
इस प्लेस से हटा करके किसी और चीज को रख देना, ऑक्सीजन रख देंगे, नाइट्रोजन रख देंगे या फिर कुछ भी रख देना, उसको रिप्लेस करना को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। मतलब इसको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोला गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH4 है, ये मीथेन है, तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन आ गया। अब यहाँ से हमको सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, इस पोजीशन से, इस पोजीशन से और इस पोजीशन से सबसे हटा दिया। लेकिन सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। हमने जो हटाया है वो रखना पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। तो कुछ रखने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, COOH, ठीक है, एल्काइल ग्रुप और एमाइड ग्रुप, ये हो गया। अब देखो ये हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा अपने आप। देखो एल्काइल ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, हाइड्रोजन है और एसिडिक ग्रुप है, COOH ग्रुप है, हो गया। तो क्या हुआ, पहले मीथेन था, मीथेन से हमने 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, किस किस से, एल्काइल ग्रुप से, एमाइड ग्रुप से और एसिडिक ग्रुप से। उसके बाद क्या हो गया हमारा, ये एक स्ट्रक्चर बन गया अमाइनो एसिड का। तो क्या हुआ, हमने मीथेन से सब्स्टिट्यूट किया, इसीलिए अमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स यहाँ से क्लियर हो गया। देख लो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो इसको यहाँ से यूज करता हूँ। ठीक, अब देखो यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल ग्रुप होंगे, प्रेजेंट होंगे। अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ से अब हमको दिमाग क्या लगाना है, मेन फंडा क्लास अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो अमाइनो एसिड, अब कहोगे कि ये सर ये एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है, ये एसिडिक ग्रुप होता है। एसिडिक क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, एक्सेप्ट डोनेट। ये कहोगे कि सर ये बेसिक ग्रुप होता है, ठीक है, बेसिक ग्रुप होता है, मान लिया मैंने बात। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ये भी मान लिया मैंने बात। लेकिन अब एक बात बताइए सर कि जो भी कंपाउंड चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, कोई मतलब नहीं, जो भी कंपाउंड अगर एसिडिक के भी तरह बिहेव करे और बेसिक के तरह, दोनों के तरह बिहेव करे, तो उसको हम एम्फोलाइट्स बोलते हैं। तो फिर क्या ये भी एम्फोलाइट्स है? तो देखो हर चीज़ सिचुएशन पे यहाँ पे डिपेंड करता है। ये जो कंपाउंड है वो सिचुएशन का मतलब है कि यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड करेगा और पीएच पे डिपेंड करेगा। देखो अब यहाँ से जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा अबंडेंट वो प्रोटीन, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अबंडेंट होगा उसको वाटर बोलेंगे। तो अलग अलग वर्ड्स आ गया था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी दो तरह के टर्म आते हैं, यूज करना है। जो अमाइनो एसिड, ध्यान से सुना, जो अमाइनो एसिड और बेस दोनों के जैसा फंक्शन कर सकता है। क्या? जो अमाइनो एसिड और बेस की तरह फंक्शन कर सकता है वो एम्फोलाइट्स होता है। ठीक है, वो एम्फोलाइट्स होता है, मतलब एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है, क्या देखो, those amino acids which can act as or functioning as a basic and acidic both, then it is said as a एम्फोलाइट्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो अमाइनो एसिड के तरह और बेसिक के तरह बिहेव कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोलाइट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या होता है, जब हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, जब चार्ज का यहाँ पे खेला स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे या तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो कहोगे कि सर यहाँ पे है कि कर सकता है,
लेकिन यहाँ कर रहे हो कि यहाँ एसिड की तरह यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करेगा। तो देखो जो बिहेव कर सकता है, जब हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको बोलेंगे बिहेव कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे चार्ज के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हमारा टर्म और डेफिनेशन दोनों बदल जाता है। क्या हो जाता है? उसके बाद होता है जो अमाइनो एसिड्स, क्या जो अमाइनो एसिड्स एसिड्स या बेस की तरह बिहेव करता है, यहाँ कर सकता था लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है। उस अमाइनो एसिड्स को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं। क्या? ज्विटर आयन, ZWITTER, जो बिहेव करता है। देखो इट फंक्शंस, देखो विच फंक्शंस एज both acid and base is known as, ठीक है। तो यहां से क्या याद रखना है? याद रखना, यहां ध्यान देना इस वर्ड पे, जो बिहेव कर सकता है वो एम्फोलाइट्स होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। लेकिन जो सच में बिहेव करता है, जो सच में फंक्शन करता है एसिड और बेस दोनों की तरह, उसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है। तो देखो ये हमारा इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस स्ट्रक्चर का हम ऐसे लिख सकते हैं, ये H, मान लो पोजीशन अपना मन से कहीं पे भी दे सकते हैं, चलो अभी के लिए ऐसे मत समझो, अभी के लिए पोजीशन सेम रखते हैं। ठीक है, ये NH2 हो जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, लेकिन जब हम ज्विटर आयन का फॉर्मूला, जब हम ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? देखो क्या होगा, ये COOH, ये क्या कर, एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है। यह डोनेट करता है, इसका मतलब क्या करेगा? एक H को दे देगा, एक H को दे देगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, ये क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। भैया ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो फिर इसको जाने क्यों देगा? इस प्रोटॉन को ये ले लेगा, एक प्रोटॉन को ले लेगा और यहां से ये बन जाएगा H3N+। ठीक है, तो अब जो ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो अमाइनो एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर है जो ये ज्विटर आयन है। और जो बिहेव कर सकता है वो एम्फोलाइट्स है, जो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल क्या याद रखना, जो अमाइनो एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग एम्फोलाइट्स अमाइनो एसिड्स, या फिर वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और जो अमाइनो एसिड और बेस की तरह बिहेव करता ही है, एसिड और बेस की तरह बिहेव करता ही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज्विटर आयन बोलते हैं। इट्स क्लियर? देख लो स्ट्रक्चर, देख लो। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखो, अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे ठीक है प्रोटॉन को डोनेट भी कर दिया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन हम यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे या फिर पता कैसे करेंगे कि ये अमाइनो एसिड सच में एसिड की तरह बिहेव कर रहा है या फिर बेस की तरह? तो देखो हमने एसिड और बेस को पता लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक पीएच स्केल होता है। ठीक है, पीएच स्केल वैल्यू सारा कुछ पता ही होगा। 7 से डाउन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? पीएच स्केल को ड्रॉ नहीं करने वाले, क्योंकि पीएच स्केल तो पता ही है। देखो अब पता करना है हमको कि ज्विटर आयन हमारा बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो क्या करेंगे? देखो हर चीज का, अब जैसे हम वहाँ पे चले जाएंगे तो एसिडिक और बेसिक चैप्टर में चल जाएंगे, यहाँ पे हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रखा। तो जो चीज़ वहाँ हम पीएच बोलते हैं, यहाँ पे एक टर्म आता है पीआई, जिसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जो ज्विटर आयन, हर देखो जितने भी तरह का ज्विटर आयन होता है सबका अपना अपना स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होता है। तो जितने भी ज्विटर आयन है उसका अपना अपना पीएच वैल्यू होता है, एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होता है। तो उस स्पेसिफिक पीएच वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, ठीक है, क्या? एवरी
ज्यूटर आयन हैज इट्स स्पेसिफिक pH value is called आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम लोग PI से, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, P लिख देंगे स्मॉल का और उसके सुपरस्क्रिप्ट में मतलब ऊपर में I लिख देंगे कैपिटल I, तो वो हमारा हो जाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जितना भी ज्यूटर आयन होता है, हर ज्यूटर आयन के पास अपना स्पेसिफिक क्या होता है, pH वैल्यू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मान लो अगर हम दे देते हैं एक X अमाइनो एसिड, एक Y अमाइनो एसिड्स और एक Z अमाइनो एसिड, ये 3 है, मान लो इसका वैल्यू 5 है, ये 8 है और ये 10 है, ये सारा वैल्यू PI वैल्यू है, ठीक है, ये PI वैल्यू है। इसको इस तीनों को हम मिला करके इस तीनों को हम एक कंटेनर में मिला देते हैं, जिसका जहाँ पे pH वैल्यू 8 है, मान के चलो pH वैल्यू 8 है, एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जहाँ पे क्या है pH वैल्यू 8 है और इसमें हमने तीनों को मिला के रख दिया। अब यहाँ पे बात पूछा जाएगा कि X का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक, या इसका क्या होगा या इसका क्या होगा। तो इसको कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पे याद रखना, 3 स्ट्रक्चर याद रखो। जब वेन pH अगर PI के बराबर होगा, pH अगर PI के बराबर होगा तो उस पर चार्ज क्या होगा, 0 होगा। चार्ज 0 होगा, इसका मतलब वो न्यूट्रल होगा। जब हमारा pH बड़ा होगा PI से, जब pH बड़ा होगा मतलब 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बेसिक, उस पर नेगेटिव कैरेक्टर आएगा, बेस होगा, वो बेसिक होगा। अगर pH छोटा होगा PI से तो वो pH छोटा होगा मतलब 7 से कम होगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एसिडिक कैरेक्टर का शो करेगा, ठीक है, इसको समझ लिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, X का PI वैल्यू, pH 8, 5 छोटा, तो pH से PI वैल्यू कम है, pH जो है हमारा बड़ा है PI से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर वाला हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। मतलब समझ गए? अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया कि सर एसिड और बेस कौन काम करेगा। अब देखो ये PI और pH वैल्यू सेम है, इसका मतलब 0, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे PI का वैल्यू 10 है और pH 8 है, मतलब pH इज स्मॉलर देन PI। pH जो है वो PI से छोटा है, pH हमारा PI से बड़ा है। तो PI अगर बड़ा है, PI अगर ज़्यादा होगा तो कौन सा कैरेक्टर दिखाएगा, कौन सा कैरेक्टर दिखाएगा, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे बस दिमाग लगाना है, pH बड़ा है या छोटा है। अगर pH आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से देखो, pH अगर बड़ा है, देखो PI इसका 5 है, pH बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, pH ज़्यादा हो गया, तो pH ज़्यादा होता है तो क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, हाँ बेसिक कैरेक्टर होता है। यहाँ पे ये गलती हो गया, देखो ये बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर क्यों होगा, तो PI का वैल्यू 5 है, ये 8 है, pH हमारा ज़्यादा है, pH ज़्यादा मतलब 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक कैरेक्टर होगा। और ये 8 और 1 PI का वैल्यू pH से बराबर होगा तो 0 हो जाएगा। चार्ज मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पेसिस हो गया ये। जब उसके बाद PI जब बड़ा होगा 8 से, PI जब बड़ा होगा, ठीक है, रुको इस क्वेश्चन में कहीं पे मैंने गलती कर रखा है, अरे यार यहाँ तो pH सही तो नहीं लिखा है। देखो ये pH है, pH इससे बड़ा है ना, pH तो इससे PI तो छोटा है, PI अगर छोटा है एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं।
ठीक है, हो गया। ठीक, देखो यहाँ पे बस दिमाग लगाना, फिर से समझो इसको निकाल इस करो। देखो अगर पी आई का वैल्यू बराबर हो पी एच के वैल्यू से, जैसे हमने यहाँ पे दिया था 5, 8 और 10, ठीक है, 5, 8 और 10 दिया है। उसके बाद पी एच हमारा इन्वायरमेंट का है 8, ठीक है। तो देखो पी एच ज़्यादा, पी आई छोटा, ठीक है, पी एच ज़्यादा पी आई छोटा, निगेटिव कैरेक्टर, ठीक है। पी आई पी एच के बराबर 0, ठीक है। और पी एच छोटा पी आई बड़ा, मतलब पी एच छोटा है 7 से कम है, पी एच तो छोटा ही है ना यार, 8 छोटा है 10 बड़ा है, तो पी एच छोटा हो गया, पी एच छोटा है इसका मतलब 7 का वैल्यू आ गया, 7 से नीचे जा रहा है, 7 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या दिखाता है, पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, सिंपल था, ठीक है, हो गया। अब इसको इरेज किया है, ठीक। तो ज्यूटर आयन का केस हमको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से बस सिंपल सा एक एक चीज़ बता के अगले लेक्चर में हम लोग प्रोटीन को कवर कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा किया अभी क्वेश्चन जो सॉल्व किया तो उसमें क्या था कि 3 प्रोटीन को हमने मिला रखा, एक एनवायरनमेंट में डाल दिया तो वो मिक्स हो गया। तो अमाइनो एसिड्स को, तो क्या अमाइनो एसिड्स मिल सकते हैं, क्या रिएक्ट करता है? तो देखो रिएक्ट कैसे करता है वो, ये हमारा अल्काइल ग्रुप COOH NH2 और यहाँ पे H, ठीक है। मान लो ये अमाइनो एसिड 1 था हमारा, ठीक है, R1 हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप दोनों में अलग हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ R2 हो जाएगा, ठीक है, NH2 COOH और हाइड्रोजन, ये हमारा अमाइनो एसिड 2 हो गया। तो जब अमाइनो एसिड 1 और अमाइनो एसिड 2 होता है, 2 रिएक्ट करता है, ठीक है, जब अलग अलग 2 अमाइनो एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पहले 2 H है ये इसके साथ में बन जाएगा, इसके साथ में मिल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। तो अब क्या करना है, अब ये दोनों तो निकल ही गया, अब जैसे जैसे है वैसे वैसे बना देंगे। देखो C अल्फा R1, उसके बाद NH2, ये यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये दोनों तो निकल गया, ये दोनों निकल गया, इसका मतलब C ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जाता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड चला गया, फिर ये दोनों तो हट गए यहाँ से, नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ से पूरा ऐसे ही उतार दो। फिर से समझा देता हूँ, देखो ये हमारा अमाइनो एसिड 1 है, अमाइनो एसिड 2 है, तो इस दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, इस दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन में सबसे पहले ये 2 हाइड्रोजन और ये OH निकल जाएगा वाटर की फॉर्म में H2O, यहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस हो जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। निकलने के बाद देखो अगर इस फार्मूला को हम बताते हैं तो ये तो निकल गया, मतलब C अल्फा R1 NH2CO, CO हो गया, C11O, तो यहाँ तो OH चल ही गया तो CO के बाद कुछ लिखना ही नहीं, यहाँ पे H2 चल गया तो बस N डाल देना, उसके बाद सिंगल बॉन्ड से ये पूरा स्ट्रक्चर सेम आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ये इतने दूर का एरिया दिख रहा है CONH, ये जो इतने दूर का एरिया दिख रहा है इसको हम लोग, ठीक है, ये जो इतने दूर का एरिया दिख रहा है इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। मतलब ये जो है C++ON और यहाँ सिंगल H भी आता है, सिंगल H आएगा, ठीक है। तो ये जो C++O सिंगल N और सिंगल बॉन्ड H है इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। मतलब जब अमाइनो एसिड, दो अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स बनते हैं तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से सवाल आता है, इसका सिंबल देख लो, ये सिंबल ला, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और जब ये 2 अमाइनो एसिड मिलता है तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है यहाँ से, मोल निकलेगा 1 मोल, और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ से ये तो हो गया, लेकिन यहाँ से अब सवाल आता है कि सर अगर मान लिया जाए कि हमको दे दे एक बार में 10
100 अमाइनो एसिड्स को मिलाने पे कितना पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, फिर कितना डिहाइड्रेशन, कितना मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो क्या करना है, देखो सिंपल क्या करना है, जितना भी अमाइनो एसिड्स को रिएक्ट करवाना है, सपोज मान लो 100 दे दिया क्वेश्चन में, अगर 100 को रिएक्ट करवाना है और पूछे कि उसमें से वाटर मॉलिक्यूल कितना बनेगा, तो अगर 100 से 100 रिएक्ट कर रहा है तो एक घटा दो, कितना हो जाएगा 99, मतलब 99 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकलेगा। और अगर बात रहा वेट निकालने का, तो इसका वेट कितना होता है 18 होता है, 99 को 18 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लेना, निकल जाएगा। ठीक है, रहा बात पेप्टाइड बॉन्ड का, तो सेम यहाँ ये वो भी करना है, 100 है ना, 100 अमाइनो एसिड्स रिएक्ट कर रहा है, एक घटा दो 99 हो गया, 99 वही 99 हमारा पेप्टाइड बॉन्ड भी बन जाएगा और 99 मोल ऑफ वाटर भी बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने दो, वीडियो वरना बड़ा हो जाएगा बहुत। अगले लेक्चर में हम इसको कैसे बनता, ये जो दिखा इसको और आगे कैसे बनते, देखो यहाँ नाम भी देख लो, जैसे 2 अमाइनो एसिड मिल करके बना है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड बना है तो इसका नाम डाई पेप्टाइड हो जाएगा। ठीक है, दो अमाइनो एसिड मिलके बना है तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, मोनोपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ऐसे केसेस बनेंगे। आगे मैं केसेस अमाइनो एसिड को रिएक्ट करके बनाना सिखा दूंगा। और अगले लेक्चर में हमारा देखो अमाइनो एसिड से उसका क्लासिफिकेशन और एकदम अच्छे से उसको बना दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा कम एनर्जी वाला था, इसीलिए थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको रेस करें और अगले लेक्चर में, ठीक है, अगले लेक्चर में कंटिन्यू रखना है और आगे बढ़ना है हमको। और प्रोटीन का जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके पूरे पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक से पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर बेसिस का पिछला लेक्चर मैंने डाल रखा है वो भी पढ़ लो और अच्छे से बनाओ। चलो सीक्रेट साइंस को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ जाओ। थैंक यू।